ठीक है, so we will start with our session right now, guys. See, in yesterday's class, pollution chapter was almost over. Almost नहीं, पूरा ही खत्म हो चुका है. We have tried to cover as much number of pollutants as possible. ठीक है, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो सारा अलग अलग प्रकार के जो क्लासिफिकेशन होते हैं पोल्यूटेंट्स के, वो भी हम लोगों ने देख लिए है. ठीक है, ओजोन के बारे में हमने पढ़ा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन सा है, उसके रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है, ये भी हम लोगों ने सारा डिटेल में देख लिया है. ठीक है, तो kindly just revise through go through all the material which have been taught till yet, and जो स्लाइड्स मैंने आपको दिए हैं, आपका काम है कि वो स्लाइड तो आपको दे पढ़ना है. इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो शंकराइज की वगैरह किताब है उसमें से भी उतने टॉपिक्स आप कवर करो, और आपका एनवायरनमेंट अभी का अभी मतलब अभी ही पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा. ठीक है, और उसी को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है. और जो करंट में जो खबरें आ रही है, अब करंट अफेयर्स में जो भी चीज होती है तो उसको आपको सिर्फ अपडेट रखना है. दैट्स इट. अगर इतना भी आपने किया तो आपका एनवायरनमेंट यही पे खत्म हो जाएगा. देखो, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से शुरुआत करने वाले. अगेन, कल ही मैंने बताया था कि इट विल हार्डली टेक 6 to 7 लेक्चर्स, और मैक्स टू मैक्स 10 लेक्चर में अपना ये टॉपिक कवर हो जाएगा. और उसके बाद थोड़े आंसर राइटिंग वगैरह जो रहेगा उसके मतलब अगर एनवायरनमेंट के सवाल आते हैं तो कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे. ठीक है, अब देखो बेटा, ये ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, अगेन आप बोलोगे कि सर ये तो टॉपिक अब बहुत बार डिस्कस हम लोगों ने क्लास में किया है, बट यहाँ पे जो हमको ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज पढ़ना है, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना है. दूसरी बात, अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है वो एक जनरलाइज तरीके से किया है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट व्हाट इज एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी गैसेस क्या रोल प्ले करती है, कैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और कौन सी गैसेस का कितना पोटेंशियल होता है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में, कितना वो रिस्पॉन्सिबल रहती है. तो ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है. उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद एट द एंड हमको ये देखना है कि व्हाट आर द इंटरनेशनल कन्वेंशन, व्हाट आर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स which have been signed or which are in progress in relation to fight climate change and global warming. जैसे मैंने बताया था अर्थ समिट, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972, वहां से हमको पढ़ना है. तो वहां से अभी तक पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, कौन से एग्रीमेंट्स अभी तक हुए हैं, भारत कौन से एग्रीमेंट्स में हिस्सा मतलब इन्वॉल्व है, या फिर जिसने सिग्नेटरी है, साइन किए मतलब सिग्नेटरी उसको बोला जाता है, और कितना हमको आने वाले समय में और क्या चैलेंजेस हमारे सामने, ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है. देखो, ज्यादातर जो यूपीएससी मेंस की परीक्षा में जो एनवायरनमेंट के ऊपर सवाल आते हैं वो इस टॉपिक को लेके ज्यादा सवाल अभी आ रहे हैं. अगेन, कारण क्या है बेटा, इन डे टू डे लाइफ वी आर सीइंग दैट द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग अराउंड अस. ये तो अभी तक सिर्फ मतलब 10 साल पहले तक, 15 साल पहले तक हम लोग सिर्फ सुनते थे, बट अभी अभी जब देखने को मिलता है तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हैज बिकम रियलिटी. क्योंकि हमारे इलाके में, हमारे लोकल एरिया में इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट वहां पे देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, सो उसको लेके चल के भी हमको जो मतलब जनरलाइज न्यूज है वो भी पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द इम्पैक्ट. जैसे हिमाचल प्रदेश का कल शहर से आया, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में आता है. हाँ, तो कुल्लू जो शहर है उसके पास ही फ्लैट एकदम क्लाउड बर्स्ट हो गया. क्या हो गया? क्लाउड बर्स्ट हो गया. देखो बेटा, अब मैं आपको ये सब चीजें, दिस टॉपिक्स आर अ पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी अगेन. ठीक है, क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है, क्या होता है, कौन से कंडीशन में क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, ये सब चीजें आपको नीलेश सर पढ़ाएंगे. क्लाउड बर्स्ट, इसको मराठी में ढग फूटी बोलते हैं. ठीक है, क्लाउड बर्स्ट को क्या बोलते हैं? ढग फूटना. ठीक है, मतलब हिंदी में मेरे को पता नहीं, बट क्लाउड बर्स्ट इज द इंग्लिश वर्ड. मराठी में ढग फूटी बोलते हैं, मतलब जो बादल होते हैं वो फट जाते हैं, बादल फटना बोलते हैं सॉरी हिंदी में. अभी क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना मतलब क्या सर पूरे फट जाते हैं क्या? ऐसी बात नहीं होती है. बादल फटना मतलब इसको एकदम लिटरली मत लो, बट बारिश बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत कम समय में इतनी ज्यादा बारिश होगी कि पूरी साल भर की बारिश एक दिन में हो जाती है, ऐसा भी होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये क्लाउड बर्स्टिंग क्या होता है, कब क्लाउड बर्स्ट मतलब ये शब्द का इस्तेमाल कब किया जाता है, कितनी बारिश हुई तो क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है, क्या क्या उसके अलग अलग डायमेंशंस है, ये आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो भाई गूगल करो, सारी चीजें मिल जाएंगी बेटा, सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है. मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें जो करंट में चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ.
अब जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है कि एकदम फटाक से फ्लैश फ्लड्स आ गए, ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा है? फ्लैश फ्लड्स। तो अभी जो कुल्लू में बादल आए ना, क्लाउड बस्टिंग हुआ और अचानक से फ्लड आ गया। तो जो अचानक से फ्लड आता है विदाउट एनी वार्निंग, कुछ भी नहीं, फ्लैश फ्लड बोलते हैं कि फटाक से 2 घंटे की बारिश हुई, 3 घंटे की बारिश हुई और नदी को पूर आ गया या फिर नदी में बाढ़ आ गई, दैट इज नोन एज अ फ्लैश फ्लड्स। अब ये फ्लैश फ्लड्स कहां पे होते हैं? जनरली रेगिस्तान में वगैरह देखना, रेगिस्तान में और ऐसी जगह पे जहां पे बारिश बहुत कम होती है, बट अगर बारिश बहुत ज्यादा हुई तो अचानक से क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है और पानी नदी के पार चले जाता है और अचानक से बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है। तो अभी जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, क्लाउड बस्टिंग भी हुआ है और उसके साथ साथ क्या है, फ्लैश फ्लड्स है। मतलब विदाउट एनी वार्निंग, विदाउट एनी कुछ, अचानक से फ्लड आ गया। और अचानक से मतलब बारिश हुई तभी जाके फ्लड आए, बट विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये सारी चीजें होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसको बोलते हैं बेटा फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। मतलब अगर मैं रोजमर्रा का उदाहरण दूं तो जैसे अभी नागपुर में 2 दिन पहले रात को बहुत बारिश हुई, 2-3 घंटे की बारिश हुई। अब 2-3 घंटे की बारिश में जो आपके अराउंड जो नाले वगैरह थे, ठीक है, छोटे छोटे नाले रहते हैं, तो वो नाले क्या हो गए, एकदम तो पूरा 100% फिल होके बह रहे थे। तो वो क्या है, वो फ्लैश फ्लड का उदाहरण है। अगर और 2-3 घंटा बारिश होती तो शायद से वो नालों के बाहर पानी निकल जाता और आपके घर पे आ जाता। तो ऐसी अवस्था आती है कब? फ्लैश फ्लड्स में। मतलब अचानक से जो फ्लड्स आते हैं वो। आई होप कि आप सब लोग ये सारी चीजें कर रहे होंगे। सी इट इज द टाइम टू गेट सीरियस रिगार्डिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आपको सच में वाकई में पोस्ट निकालना है तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी कोई भी टीचर यहाँ पे आके जो बता रहा है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन सीरियसली। और आपको अभी खुद अपनी गाड़ी की चाबी खुद के हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक ऐसी चीजें नहीं करोगे, करंट अफेयर्स की चीजें अपने प्रिपरेशन में नहीं लाओगे, तो उसके बगैर एग्जाम नहीं निकलेगा। और स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर्स ऑन अ वीकली बेसिस। हफ्ते में एक लेक्चर करंट अफेयर्स का डेफिनेटली होगा ही होगा, और वो एक तो सैटरडे को हो सकता है, फिर फ्राइडे को हो सकता है, बट डेफिनेटली एक लेक्चर हम लोग करंट अफेयर कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि करंट के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने। और करंट अफेयर के अंदर ही आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन जो है वो हम लोग कवर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो देखो, जो करंट में चल रहा है, करंट में जो भी चलता है अपने प्रिपरेशन के साथ उसको अटैच करो। और अगर आपको कोई एग्जांपल्स वगैरह लिखने हैं तो जॉट इट डाउन समवेयर, ठीक है। तो ऐसे अगर कुछ यूनिक एग्जांपल्स अगर आपको मिलते हैं और आप लिख के रखते हो, और अगर मान लो कल जाके सवाल पूछ ही लिया और अगर आपने वो एग्जांपल आपने डाला, तो शायद से आपको एज कंपेयर टू यूर कंपीटिटर्स आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा के भी मिल जाएंगे। मतलब आपको आपका आंसर डिफरेंट बनाना है। इफ यू वांट टू मेक योर आंसर डिफरेंट, देन यू हैव टू राइट समथिंग डिफरेंट। आप अगर जो पूरा गांव लिखते आ रहा है वही अगर चीजें आप लिखोगे, उदाहरण के तौर पे अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सवाल आता है, अब पूरा गांव ही लिखेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर बढ़ना, ये बढ़ना इंसान के कारण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट अगर आपने 1-2 एग्जांपल्स ऐसे डाले कि जो यूनिक है, जो शायद से 1000 में से सिर्फ 2-3 बंदे लिखेंगे, ऐसे अगर एग्जांपल्स डालते हो ना बेटा, तो वहीं पे वो एग्जामिनर रहता है, वो इंप्रेस हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं भाई ये बंदे में दम है, इसने कुछ तो भी अलग लिखा है। तो वो बाकी लोगों को 15 में से 5-6 दे देगा, बट आपको 7 देगा। मतलब 1 मार्क का इजाफा सिर्फ एक एग्जाम्पल से। तो बेसिकली आंसर राइटिंग करते वक्त एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर लिखने के पीछे मत भागना। जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें मेरे अलग पॉइंट्स क्या आ सकते हैं, ट्राई टू फोकस ऑन दैट। और उसके लिए बेटा प्रिपरेशन अगर अच्छे से करोगे, प्रिपरेशन थोड़ा यूनिक तरीके से करोगे तो फायदे का है। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मैं सिर्फ जो नोट्स आते हैं अलग अलग क्लास के वही मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसी का डेटा मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा, ठीक है, उससे पोस्ट तो निकल जाएंगी, बट जो आप वो सोच रहे हो कि आईएएस बनना है, टॉप 100 में आना है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपको वहां तक जाना है, इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप 100, देन आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा। डेफिनेटली इट इज नॉट दैट मच हार्ड। अगर आपने डे टू डे लाइफ में भी ये चीजें ला ली ना, तो आप खुद ही क्या, आपको आदत लग जाएगी। और एक बार अगर ये हैबिट अगर लगती है तो इट इज वेरी गुड हैबिट। मतलब इट विल डेफिनेटली इंक्रीज यूर 30 to 40 मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो अभी से देखो, अभी से अपना विजन बड़ा करो, और अभी दिमाग में प्रीलिम्स तो होना ही चाहिए और मेंस भी होना चाहिए कि भाई मेंस में आता तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कैसे आंसर लिखना है, ये सारी चीजें दिमाग में डालो। और शायद से ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी कल मुझे रोहित ने पूछा था, ठीक है। सो अगेन, अगर आप लोगों ने अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया है तो इट इज अ अपॉर्चुन मोमेंट राइट नाउ दैट डिसाइड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट विद इन 10 days। 10 दिन के अंदर आप कौन सा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने वाले वो डिसाइड करो और उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपको कोई मदद लगती है, अगर आपको लगता है कि सर आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, सो जस्ट डायरेक्टली अप्रोच मी। मेरा नंबर आपके पास है, ऑफिस का जो नंबर है वो मेरे पास रहता है, जस्ट गिव मी अ कॉल या फिर टेक्स्ट मैसेज डाल देना कि सर
मैं ये 3-4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में कंफ्यूज हूँ तो उसमें मुझे बताइए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो एक लेक्चर भी लिया था कि हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट करके। इफ यू विश तो वो लेक्चर हम लोग एक बार और रिपीट कर लेंगे कि भाई कैसे लिया जाता है, क्या लिया जाता है। बिकॉज देखो बेटा, अभी से लेके, ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी चल रहा है अपना, 1 मिनट, जून का महीना चल रहा है, खत्म होते हुए आया है, ठीक है। सो जून इज अबाउट टू एंड। सो व्हेन जून इज अबाउट टू एंड, तो इन सच काइंड ऑफ एन कंडीशन अभी से आप प्लान करके रखो कि जून हो गया खत्म, जून खत्म हो गया और जुलाई इज अबाउट टू स्टार्ट। और आपका एग्जाम कब है प्रीलिम्स का? मई महीने में, लास्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जाम है। 24 या 25 मई को आपका एग्जाम है, 25 मई को शायद से, ठीक है। एक बार देख लेना, एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है, बट 25 मई, सॉरी यार, ये दिख विजिबल ऑन योर स्क्रीन ना? ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो कब एग्जाम है? 25 मई को आपकी प्रीलिम्स का पेपर है, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। तो जुलाई से आपका कहां तक का टाइम है आपके पास में? मई तो जाने दो, मई के जो 20 दिन मिलते हैं वो रिवीजन के लिए आते हैं, तो आपका लिटरली जून तक, जुलाई से लेके जून तक, मतलब ओनली हाउ मच? मई, जून, जुलाई, लगभग 11 महीने बचे आपके पास में, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। सॉरी, मई से लेके जून तक नहीं, मई गया अप्रैल तक, तो इतना समय अपने पास बचा है। जुलाई से लेके अप्रैल तक का समय बचा है, एंड ऑलमोस्ट 10 महीने आपके पास। और 10 महीने के हिसाब से अभी से प्लानिंग करना शुरू करो। इफ यू आर सीरियस, अगेन आई एम गिविंग कंडीशन, सीरियस हो, एग्जाम निकालनी है तो प्लानिंग करना शुरू करो। और डे लिखो, टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो। हाँ, आज का कितना तारीख है रे भाई? आज का 27 तारीख है, 27 जून, 2-3 दिन, ठीक है। आपको लगता है थोड़ा बहुत मजा मस्ती करनी है, टाइम पास करना है, 3 दिन में निपटा लो। और जुलाई से 1 जुलाई से पूरा सीरियस हो जाना, ठीक है। और 1 जुलाई से पूरा अपना टारगेट कहाँ तक? मई 25 तक पूरा अपने को प्रीलिम्स निकालना है, उसके बाद 3 महीने में मेंस निकालना है, तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। और अभी से अगर ऐसा कुछ प्लानिंग करोगे तो कुछ मतलब है, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं तो फिर टाइम पास करते रहेंगे, पढ़ाई के नाम पे सिर्फ पढ़ाई होती रहेंगी और कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में डाल लेना, अगर आप अपने क्लास लगाया है, आपने 50-60 हजार रुपया खर्च किया है, तो दिमाग में आप ला लो कि इट इज द अपॉर्चुन मोमेंट, कि अगर भाई रिजल्ट निकलता है तो उसका फायदा है, रिजल्ट नहीं निकलता है तो उसका कुछ भी फायदा नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो रिजल्ट निकालने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैंने अभी बताया कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी तक नहीं चुना है, तो 2-3 दिन में डिसाइड करो। नहीं कुछ दिक्कत आती है, मेरे को कॉल करो, नीलेश सर को कॉल करो, हर्षदीप सर को कॉल करो, किसी को भी कॉल कर सकते हो, और हम लोग आपको उसके बारे में बता देंगे कि क्या कैसे होता है, क्या होता है। इफ यू विश कि भाई एक लेक्चर लेना, आप लीजिए सर, तो मैं वैसे लेक्चर भी ले लूंगा कि भाई कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना जाता है, क्या चुना जाता है। तो आप वैसे मैसेज कहाँ पे डालो, जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहां पे आप मैसेज वैसे कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा, बेसिक चीजें, उस पर थोड़ा फोकस करना शुरू करो, ठीक है। एग्जाम निकलता है, एग्जाम डुएबल है, एग्जाम कुछ बहुत ही मतलब क्या ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे ही निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। छोटे गांव से आए हुए बच्चे एग्जाम निकाल रहे, कैसे निकाल रहे? तो 3 चीजें, हार्डवर्क है, परसिस्टेंट है, हार्डवर्क है, परसिवरेंस है, और कंसंट्रेशन है। 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आप में अगर लगवाते हो तो डेफिनेटली आपका भी रिजल्ट आने में देरी नहीं रहेगी। तो सिंपल सी बात है कि हर कोई बंदा निकाल सकता है, पेपर बहुत इजी आ रहा है, ठीक है। पेपर इजी आ रहा है एज कंपेयर टू द पेपर विच वर देयर इन द लास्ट 3 to 4 ईयर। पिछले 4-5 सालों में अगर आप पेपर देखो और अभी का पेपर देखो, पिछले 2 सालों के, आज इस साल का और पिछले साल का, तो पेपर की लेवल थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। मतलब ये अच्छी बात है कि एकदम भी यूपीएससी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट सवाल नहीं पूछ रहा है, आपको जो पढ़ाया जाता है उसी के अराउंड इधर उधर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि भाई थोड़ा और अगर आप पुश करते हो तो जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा भी आपको पढ़ना है, 10-20% ज्यादा, और उस पर आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। सो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने लोगों ने चुन लिया है? चैट सेक्शन में बताओ। अगर चुना होगा तो यस लिखो, नहीं चुना होगा तो ना लिखो, जल्दी फास्ट बताओ कौन कौन है। आकृति बताओ, भूमि, गुनगुन, मंथन, पूजा, प्रेम। अच्छा, प्रेम ने नहीं चुना है, और मंथन ने चुन लिया है, ठीक है, और आकृति ने भी चुन लिया है, और
पूजा लोनारे ने भी चुन लिया, ओके, गुनगुन ने नहीं चुना है, ठीक है, मतलब आधे लोगों ने चुना है, आधे लोगों ने नहीं चुना है। जिन्होंने नहीं चुना है एक बार गो थ्रू द प्रोसेस कि भाई कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है वो निकालो, और कौन सा सब्जेक्ट अभी तक आपको पसंद आया है वो एक बार देखो और उसके अलाइन होके शुरू कर दो, ठीक है। अगर नहीं कुछ दिक्कत आती है तो यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन ऑफिशियल नंबर, ठीक है। सो चलो शुरुआत करते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग अगेन, देखो क्या है ग्लोबल वार्मिंग बेटा, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत बार कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दैट इज नोन एज अ ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस। आई हैव ऑलरेडी एलैबोरेटेड कि ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। बट क्या हो चुका है, तो सर ये नेचुरल है तो अभी ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम क्यों बन गई है? तो बेटा ये प्रॉब्लम बनने का कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरली टेम्परेचर अर्थ का बढ़ना दैट वाज फिक्स। बट इशू क्या था कि बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, मतलब जो हम लोग जो इंडस्ट्रीज हम लोगों ने बनाई, हम लोगों ने ये क्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, ह्यूमैनिटी में गाड़ियां बनाई, घोड़े बनाए, अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स बनाए, तो ये सारे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, एक ह्यूमन कर रहा है, इसके कारण जो भी पोल्यूशन निकलता है, ये पोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो स्पीड है जो नेचुरली बहुत स्लो थी वो क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ग्लोबल वार्मिंग को उसने ग्लोबल वार्मिंग को अभी क्या बन चुका है, एक हमारे सामने का सबसे बड़ा एक चैलेंज बन गया है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड हम लोगों ने बढ़ाई है। भले ही वो नेचुरल होगा बट हम लोगों ने उसकी स्पीड बढ़ाई, और उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बहुत रैपिडली बढ़ते जा रहा है। और स्पेसिफिकली मैं आपको अगर बताऊं तो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जैसा वी आर राइट नाउ इन द साउथ एशिया, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्री इन द साउथ एशिया, तो दुनिया में सबसे ज्यादा विपरीत परिणाम अगर किसी इलाके पे होगा तो दुनिया का रहेगा साउथ एशिया। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे निगेटिव इंपैक्ट हम पे होने वाला है, एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, और पॉलिटिशियंस आर नॉट कंसर्न अबाउट इट, दैट इज द कंसर्न इन फ्रंट ऑफ अस। कि भाई अगर हमने इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए, हमने मतलब सिर्फ इंडिया ने नहीं पूरे दुनिया ने अगर इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए तो ग्लोबल वार्मिंग एक कैटास्ट्रॉफी बन जाएगा, एक डिजास्टर बन सकता है, और उसके कारण सबसे प्रभावित इलाका दुनिया में कौन सा रह सकता है, साउथ एशिया, मतलब जहां पे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह जो है, श्रीलंका, ये सबसे प्रभावित इलाके में आता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भाई सबसे प्रभावित हो सकता है, बिकॉज क्या ग्लोबल वार्मिंग होगा मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ से पानी जो बर्फ है, जो ग्लेशियर से बड़े बड़े जहां पे पानी स्टोर्ड है वो पानी मेल्ट हो जाएगा, पानी अगर मेल्ट होगा तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो बेटा ज्यादातर दुनिया में जो मानवीय बस्तियां है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, दुनिया की बात करो, ज्यादातर दुनिया में जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, ज्यादातर ह्यूमन सेटलमेंट कोस्टल रीजन में। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत की अगर बात करें तो भारत के जो 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, 4 में से 4 प्रमुख जो शहर है, कौन से 4 प्रमुख शहर थी पहले, एक तो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। ये 4 में से बेटा जो 3 शहर है, कौन सी, मुंबई भी है, चेन्नई भी लो और कोलकाता भी लो, ये तीनों भी शहर है कोस्टल रीजन में। कहां पे लोकेटेड है, कोस्टल रीजन में है। और आप अगर प्रॉपरली देखोगे तो भारत का जो कोस्टल रीजन है वो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड है। सिर्फ भारत का ही नहीं तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े देश है वहां का मेजर ह्यूमन सेटलमेंट जो समुद्र का किनारा होता है, कोस्टल रीजन होता है, वहां पे सिचुएटेड है। और अगर सी लेवल राइज होता है तो ऐसा बोला जाता है कि 2050 तक हमारी जो मुंबई वो पानी के नीचे चले जाएंगे, 2050-60 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है। पहले 2100 बोलते थे, अभी 50 साल से पहले गेस किया जा रहा है कि 2050 तक भाई मुंबई पानी के नीचे जा सकती है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। अगेन कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है कि आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस एंड इन द ट्रोपोस्फियर व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टू चेंजेस इन द ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस मतलब सिर्फ एकदम अर्थ के पास नहीं, तो अर्थ सरफेस से लेके 14 किलोमीटर तक का जो रीजन है जिसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा, जिसको नाम है ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर में ज्यादातर क्लाइमेटिक एक्टिविटीज जो होती है वो अर्थ के सरफेस से 14 किलोमीटर तक का रीजन है जिसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, वहां तक होती है। और सबसे प्रभावित इलाका ग्लोबल वार्मिंग से अगर कोई रहेगा अर्थ का तो वो कौन सा रहेगा, एटमॉस्फेयर का ट्रोपोस्फियर। ठीक है, सो ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस एंड
ट्रोपोस्फियर विच कैन कंट्रीब्यूट टू चेंजेस इन अ ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स। मतलब जैसे अभी होता है, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में 3 सीजन आते हैं। 3 सीजन कौन से आते हैं बेटा? एक मॉनसून, एक विंटर और एक समर। अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो शायद से कल ऐसा भी हो सकता है कि विंटर गायब हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? मॉनसून बचेगा और समर बचेगा। विंटर गायब भी होते जा रहा है और वैसे हो रहा है। दिस इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ अस कि विंटर में जो पहले समान जो ठंडी पड़ती थी अभी नहीं गिरती है। अभी विंटर में टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो ये क्या दिखा रहा है कि ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न्स क्या हो रहे हैं? ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं। ग्रेजुअली अभी दिख रहा है, बट अभी भी हमारे पास समय है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को रोका तो शायद से ये रिवर्स किया जा सकता है। मतलब फिर से जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो नॉर्मलाइज किए जा सकते हैं। बट अगर हमने 10-15 साल में कदम नहीं उठाए तो ये इररिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। कैसा डैमेज हो जाएगा? इररिवर्सिबल डैमेज, मतलब ऐसा डैमेज कि जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर से वापस हम ये सीजन वगैरह जो है पुराने वाले वो वापस नहीं ला पाएंगे। उदाहरण के तौर पे बेटा ग्लोबल वार्मिंग का अगर मैं एक उदाहरण लूं तो शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को आपके मम्मी पापा के थ्रू, आपके नाना नानी के थ्रू सुनने को मिलता होगा कि पहले के जमाने में जब मानसून आता था तो मानसून की बारिश जब होती थी ना तो 7-7, 8-8 दिन की बारिश होती थी। मतलब कंटिन्यूस रेनफॉल रहता था, एकदम छोटे बारीक बारीक, एकदम एकदम जोर से नहीं होती थी बट एकदम ड्रिजलिंग काइंड ऑफ होती थी। ड्रिजल पता है ना, जो बारीक बारीक बूंदे पड़ती है बारिश की, वैसा कम से कम 7-8 दिन बारिश होता था। बट अभी वैसा होता ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या होता है कि बारिश हुई, जैसा 2 दिन पहले नागपुर में हुआ कि 2 घंटे में इतनी बारिश हुई कि जो बारिश पहले 2-3 दिन में होती थी वही 2-3 घंटे में हो रही। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। मतलब क्या है कि कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो धीरे धीरे अभी बदलते जा रहे हैं और इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। मतलब आने वाले समय में शायद से ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल में ये जो विंटर है ये विंटर ही गायब हो जाए। ठीक है, इट इज पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो अगेन ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर अर्थ सरफेस एंड troposphere which can contribute to change in the global climatic patterns is known as a global warming। अगेन मैं बार बार बताता हूं कि डेफिनेशन अगर आपको पूछा है तो जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है वही सेम टू सेम डेफिनेशन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। हाँ, बट सर्टेन टर्मिनोलॉजी शुड कम इन योर डेफिनेशन। क्या? एक तो ये एवरेज इंक्रीज होता है इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर नियर अर्थ सरफेस एंड ट्रोपोस्फियर, और उसके कारण क्या होता है जो ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न है वो भी क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। तो इतना भी अगर कवर करती है आपकी डेफिनेशन तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, सो बोथ नेचुरल रीजंस एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब दोनों भी फैक्टर। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मतलब कौन से? मैनमेड फैक्टर। और नेचुरल रीजंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब ये भी हमको देखना है कि सर नेचुरल रीजन कौन से होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के और एंथ्रोपोजेनिक रीजंस कौन से होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो एक बात दिमाग में डाल दो कि ग्लोबल वार्मिंग कैसी प्रक्रिया है बेटा? नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है, अभी तक नेचुरल तरीके से होती थी। नेचुरल तरीके से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब बहुत ग्रेजुअल स्पीड थी उसकी। बट हम लोगों ने क्या किया? बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हम लोगों ने जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका इमिशन इतना कर दिया कि अभी क्या होते जा रहा है? ये ग्रीन हाउस की जो प्रोसेस थी, मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था, अभी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और बहुत स्पीडीली अर्थ का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ते गया तो उसका निगेटिव इंपैक्ट इकोसिस्टम पे, अर्थ की इकोसिस्टम पे होगा और अलग अलग इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। शायद से मानव जाति भी खतरे में आ सकती है। ठीक है, सो देखो बेटा अगेन ट्रोपोस्फियर कहां तक है? शायद से आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ज्योग्राफी में भी सर ने आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया है। तो ट्रोपोस्फियर कौन सा इलाका होता है? अर्थ के सरफेस से लगभग 14 किलोमीटर, 12 से 14 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और ज्यादातर जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज होती है, मतलब बारिश, क्लाउड्स वगैरह, ये सारी चीजें जो होती है ये कौन से जोन में होती है? एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर के लेयर में होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फियर। तो हमने देखा था ओजोन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बार बार मैं जिक्र कर रहा था कि ओजोन कहाँ पे अच्छी है? स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन इज गुड, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन है वो अच्छी ओजोन रहती है, क्योंकि वो क्या करती है? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रहते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करती है और अच्छे वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सरफेस पे आने देती है। मतलब उसके कारण हम लोग अर्थ पे क्या है? ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस है अर्थ पे
इकोसिस्टम का सर्वाइवल होता है। सो स्ट्रेटोस्फियर ये होता है, स्ट्रेटोस्फियर लगभग 50 किलोमीटर तक, उसके बाद मेसोस्फियर, मेसोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर, उसके बाद थर्मोस्फियर और सबसे बाहर एक्सोस्फियर दैट इज 10,000 किलोमीटर तक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये जो डिफरेंट लेयर्स है, ये डिफरेंट लेयर्स के बारे में ध्यान में रखना। जो अपना एयरप्लेन होता है बेटा, वो एयरप्लेन ट्रोपोस्फियर, आप अगर कभी फ्लाइट में जाते हो तो फ्लाइट में क्या, जब हम ऊपर रहते हैं तो बादल नीचे रहते हैं, तो हमारी जो फ्लाइट होती है वो बादलों के ऊपर ये करती है, ये ध्यान में रखना। सो मतलब जो फ्लाइट जाती है वो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर का जो बाउंड्री होता है वहां से गुजरती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। These shifts may be natural such as through variation in the solar cycle। मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो रहा है किसमें, टेम्परेचर में और वेदर पैटर्न में। सो ये पहले तो नेचुरल होता था, बट अभी क्या हो रहा है, अगेन मैनमेड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण भी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की भी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे बोला जाता है कि पहले अर्थ पे आइस एज था, एक जमाना था 10-15 हजार साल पहले क्या था, अर्थ पे आइस एज था, मतलब पूरा अलग अलग जगह पे आइस था। फिर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते गया और आइस पिघलते गया और उसी का पानी में कन्वर्शन हुआ और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहा है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया, इट इज अ नेचुरल प्रक्रिया, बट ये ग्रेजुअल थी, हमारे कारण क्या हुई, स्पीडीली हो रहा है। बट सिंस 1800 मतलब 1800 से, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई स्पेसिफिकली, तब से ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्राइमरीली ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। तो क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया अचानक से कैसे बढ़ी, तो अगेन जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में जब से उसकी शुरुआत हुई और तब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो पूरे दुनिया में फैला है, इसमें ज्यादातर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया गया। और फॉसिल फ्यूल में भी स्पेसिफिक कौन से फ्यूल, कोल, ऑयल, गैस, इसको बर्न किया गया। और इसको बर्न करने के बाद आपको पता है, हमने पॉल्यूशन के चैप्टर में देखा कि जब भी आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं उसमें से क्या निकलता है बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इवन तो वाटर वेपर्स में उसके साथ निकलते हैं। तो इतनी खतरनाक अलग अलग प्रकार की जो गैसेस है उसका एमिशन होता है। और ये जो गैसेस मैंने अभी जिक्र किया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये सारी गैसेस क्या करते हैं, जो ये है हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और इनके कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सो इसके तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन करना। ठीक है, व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन और बर्न, दे कैन नो लॉन्गर स्टोर कार्बन एंड द कार्बन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, वो टर्मिनोलॉजी क्या थी बेटा, उसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कार्बन को स्टोर करके रखना। ठीक है, सो बेटा ये जो पेड़ रहते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, तो बहुत बार हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है कि भाई जो जंगल है, जो जंगल 1000 साल से बनते आ रहा है, जंगल को बनने को बहुत समय लगता है। मतलब कम से कम 1000, मतलब अगर प्रॉपरली जो पुराने वाले जंगल आप देखो तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी पेड़ रहते हैं कि वो पेड़ 1000 साल पुराने भी रह सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो ऐसे पेड़ को हम लोग काट देते हैं। तो जब आप पेड़ को काट देते हो तो बेसिकली वो पेड़ क्या कर रहा है, वो कार्बन को स्टोर करके रखता है खुद में। और अगर आपने वो पेड़ को काटा तो जो उसके अंदर के जो कार्बन स्टोर्ड है वो भी रिलीज हो जाएगा। और जो अगर वो जिंदा रहता और एक्सेस का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेता, वो और नुकसान में जाता है, मतलब उतना कार्बन पर्यावरण में बढ़ जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन, व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन और बर्न, दे कैन नो लॉन्गर स्टोर कार्बन एंड द कार्बन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब जंगल काटने के कारण जो नेचुरल एक सोर्स है, नेचुरल सोर्स है अर्थ पे, वो सोर्स क्या करता है, पर्यावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके उसको स्टोर करके रखता है। और उसके कारण पर्यावरण का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है, दैट इज फॉरेस्ट। उसको अगर आप काटते हो तो क्या होगा, जो भी उसके अंदर में कार्बन का स्टोरेज है वो रिलीज हो जाएगा और पर्यावरण में और टेम्परेचर बढ़ेगा। और दूसरा और चीज क्या करते हैं पेड़, कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, उसके जगह पे हमको ऑक्सीजन देते हैं।
तो वो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। ठीक है, सो इनके कारण क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज दिख रहा है हमको, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस आर चेंजिंग। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर चेंजिंग मींस व्हाट, एक तो वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है और टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो रहा है। सो देयर क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। ठीक है, सो वेदर पैटर्न और टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं और इट इज विजिबल अराउंड अस। टेम्परेचर की अगर बात करें तो भाई टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे भारत के इलाके हैं कि जहां पे टेम्परेचर 40 तक मैक्स जाता था, वो इलाके में अभी 50 तक टेम्परेचर जा रहे हैं समर में। ठीक है, और विंटर में भी अभी मैंने बताया कि विंटर में पहले जो टेम्परेचर 5-6 डिग्री तक जाता था, वो टेम्परेचर अभी मैक्स मिनिमम जाता है 15 डिग्री सेल्सियस तक, 12-15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, 10 मिनिमम, और उसके नीचे जा ही नहीं रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि विंटर में भी टेम्परेचर अभी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप शायद से पेपर पढ़ते होंगे तो आपके भी पढ़ने में आया होगा कि 2025 जो अभी का ये साल चल रहा है, ये अभी तक का हॉटेस्ट ईयर है। ठीक है, 2025 जो है पिछले 100 साल का हॉटेस्ट ईयर को बोला गया। मतलब इतना जितना टेम्परेचर अभी रिकॉर्ड किया गया इस साल में, वो दूसरे इसके पहले 100 साल में कभी नहीं दर्ज किया गया इतना टेम्परेचर, ये 2025 में हमको देखने को मिल रहा है। Is it clear to everyone? So these are the two terminologies of one is global warming and another is a climate change. ठीक है, तो बेटा अभी ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट क्या होते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो पहला तो क्या अभी बताया, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो जो समुद्र जो ये है ग्लेशियर्स है, वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं। और आप सभी को पता है कि ज्यादातर जो ये है जो ग्लेशियर्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, एक तो साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। साउथ पोल मतलब अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल मतलब आर्कटिक रीजन। तो यहाँ पे तो ज्यादातर ग्लेशियर्स स्टोर्ड है। अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो क्या होगा, यहाँ के ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग है बहुत रैपिडली हो रहा है। और अगर इसी रेट से अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते गए तो ऐसा बोला गया है कि 2050-60 तक शायद से, मतलब 2050 से लेकर 2060 के दरमियान जो आर्कटिक रीजन है ये आइस फ्री हो जाएगा। मतलब आर्कटिक रीजन में जो नॉर्थ पोल जिसको कहा जाता है, आर्कटिक रीजन में बर्फ बचेगा ही नहीं। और पूरा जो अभी आर्कटिक रीजन पूरा फ्रोजन रहता है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। वहां पे बर्फ नहीं दिखेंगी और पानी पानी दिखेगा। और अगर वहां का ग्लेशियर अगर पिघलता है तो क्या होगा, देयर विल बी एन राइज इन अ सी लेवल। ठीक है, सो वो एक है। और दूसरा साउथ पोल अंटार्कटिका, ये यहां से भी बर्फ पिघलेगा। और तीसरा पोल जो बोला जाता है, थर्ड पोल कौन सा है बेटा अर्थ का, एनीबॉडी। थर्ड पोल मतलब हिमालयन माउंटेन रेंजेस, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के अलावा कहा, मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल के अलावा सबसे ज्यादा ग्लेशियर का अगर कंसंट्रेशन होगा तो वो कौन सा रीजन है, हिमालय रीजन। तो और हिमालय तो सबको पता है कि हिमालय भारत के ऊपर ही है। ठीक है, एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। अगर हिमालय अगर ज्यादा रेट से अगर पिघलने लगा तो वहां से जो मेजर नदियों का उगम होता है, और उसमें की जो दो प्रमुख नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं जो भारत में आती है, एक आती है गंगा और दूसरी आती है इंडस। तो क्या होगा बेटा, अगर वो ग्लेशियर पिघलने लगा तो गंगा में भी बाढ़ आएगी, इंडस में भी बाढ़ आएगी और यमुना में भी बाढ़ आ सकती है। ठीक है, मतलब दीज आर द पॉसिबिलिटी। और अगर बाढ़ आती है तो क्या होगा, पूरा का पूरा नॉर्दर्न इलाका काय में पानी के नीचे चला जा सकता है, मतलब वहां पे भी हमको प्रॉब्लम है। सो देयर विल बी एन राइज इन द सी लेवल। और अभी मैंने बताया कि दिस राइज इन द सी लेवल विल बी मोस्ट प्रोमिनेंट इन द साउथ एशिया रीजन। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट अगर सी लेवल राइज का किसी रीजन पे होगा तो वो कौन सा रहेगा, साउथ एशिया। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है ना, गूगल पे सर्च कर लेना सिर्फ कि भाई व्हाट विल हैपन इफ सी लेवल विल राइज एंड विच रीजन इन द वर्ल्ड विल बी मोस्ट अफेक्टेड। ऐसा एक सर्च कर लेना कैप्शन करके, तो आपको रिपोर्ट्स, कोई ना कोई रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। डाउन टू अर्थ का कुछ तो भी रिपोर्ट मिल जाएगा, तो रिपोर्ट एक हाथ पढ़ लेना। और अगर कुछ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहते हैं सो ट्राई टू नोट इट डाउन। उसके बाद दूसरा रीजन, दूसरा क्या हो सकता है, चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न। यस, दैट इज हैपनिंग। विंटर में भी रेनफॉल हो रहे हैं, समर में भी रेनफॉल हो रहे हैं, मानसून में भी तो रेनफॉल है ही। ठीक है, और इशू क्या हो रहा है कि पहले जो मानसून में रेनफॉल आता था वो प्रॉपरली वाइडली स्प्रेड रहता था, मतलब कम से कम 30 दिन 50 दिन 60 दिन बारिश होती थी, और जो भी बारिश होती थी वो ऐसी पार्ट्स में होती थी, मतलब। ठीक है, बट अभी क्या होता है, अभी भाई ऐसा होता है कि एक 15 दिन बारिश गायब रहती है, और 15 दिन के बाद अचानक से एक दिन इतना पानी गिरता है कि वो पूरे महीने भर का बैकलॉग कवर कर लेता है। मतलब कम समय में बहुत ज्यादा पानी आता है,
कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और ये क्या है, दिस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहले क्या होता था बेटा कि रेनफॉल पैटर्न वाज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मंथ्स, मतलब अलग अलग दिन में, जैसा महीने में 20 दिन बारिश आती थी, थोड़ा थोड़ा आती थी। और स्पेसिफिकली अगर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एग्रीकल्चर के हिसाब से जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल था वो बहुत अच्छा होता है, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा बारिश आना, दैट इज गुड। बट अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया, रेनफॉल पैटर्न्स पूरे चेंज हो चुके हैं, तो ऐसा जो थोड़े थोड़े दिन में या फिर हफ्ते में 3 दिन बारिश होती थी, 3 दिन नहीं होती थी, तो अभी वैसा ना होते हुए सीधा बहुत बड़ा गैप आता है। एक तो 15 दिन बारिश होंगी थी, 15 दिन के बाद एक दिन बहुत झमझमा के बारिश होंगे, फिर से 15 दिन गायब, फिर से बारिश 2-3 दिन के लिए, फिर से गायब। ये जो पैटर्न है that is widely visible, ठीक है। सो इंक्रीज चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न्स, और कभी भी बारिश हो रही है, विंटर में भी बारिश हो जाती है, समर में भी बारिश का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी 2025 का शायद से जो मई का महीना था, ठीक है, दैट वाज द मोस्ट वेट समर मंथ इन द लेटेस्ट टाइम, ठीक है, मतलब सबसे गीला मई महीना 2025 में था। तो इतनी बारिश मई महीने में हुई है, ठीक है। सो देयर इज अ चेंजेस इन द रेनफॉल पैटर्न। तीसरा क्या है, इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज हीट वेव, फ्लडिंग, हरिकेन्स एटसेट्रा। कौन से इवेंट्स बढ़े हैं? एक्सट्रीम इवेंट्स, ठीक है। अभी एक्सट्रीम इवेंट्स की अगर बात करें तो बेटा हीट वेव, द कंडीशन ऑफ हीट वेव इज वेरी प्रिवेलेंट। और एक मैप मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा आफ्टर द लेक्चर, तो उसमें आपको दिखने को मिलेगा कि भारत में ये हीट वेव की पहले जो कंडीशन थी ना, ये पहले सिर्फ नॉर्दर्न इलाकों में लिमिटेड थी, मतलब हीट वेव आती तो थी, जैसा नॉर्थ इंडिया में इसको लू बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया में क्या बोला जाता है, यूपी बिहार का जो पट्टा है उसमें लू बोला जाता है। तो ये हीट वेव की कंडीशन वाज प्रिवेलेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, बट अभी अभी देखने को मिल रहा है कि हीट वेव सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया तक लिमिटेड ना रहते हुए अभी हीट वेव बेटा सदर्न स्टेट्स में भी महसूस किया जा रहा है। इवन केरला, कर्नाटका, बैंगलोर जो टेम्परेट क्लाइमेट के लिए फेमस है, मतलब जहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है पूरे साल भर, ऐसे रीजन्स में भी हीट वेव्स आ रहे हैं। सो क्या है, दीज आर एक्सट्रीम इवेंट्स कि जिसके कारण हीट वेव्स मतलब टेम्परेचर बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, और उसके कारण वहां की इकोसिस्टम खतरे में आ चुकी है, ह्यूमैनिटी पे निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, और वहां के जो एनिमल की प्रजाति है उसपे भी निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। उसका दूसरा फ्लडिंग के तो बारे में इट इज वाइडली नोन कि फ्लैश फ्लड जो मैंने बताया कि अचानक से बहुत बारिश हो जाती है और बहुत बारिश का पानी बहने लगता है और उसके कारण अचानक से फ्लड्स आते हैं। ये फ्लैश फ्लडिंग का तो सिनेरियो बहुत वाइडली रैम्पेंट है, और उसमें भी अगर फ्लडिंग की बात करें तो अर्बन फ्लडिंग इज ग्रोइंग डे बाय डे। कौन सा फ्लडिंग? अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग मतलब शहरों में बाढ़ आने की प्रमाण, बाढ़ आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इवन आपने बैंगलोर में देखा होगा, बैंगलोर में मई के महीने में वहां पे बाढ़ आई, मतलब सिटी के अंदर में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, और देयर आर न्यूमरस रीजन ऑफ बैंगलोर गॉन सबमर्ज्ड अंडर द रेनफॉल वाटर। सो ये क्या बता रहा है कि अर्बन फ्लडिंग इज बिकमिंग कॉमन दीज डेज। और अर्बन फ्लडिंग कॉमन क्यों हो रही है? बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सिटीज का बना हुआ है, जैसा हर सिटी में ना ड्रेनेज पाइपलाइंस रहते हैं, हर सिटी में क्या रहती है बेटा? ड्रेनेज पाइपलाइन रहती है। मतलब अचानक से अगर सीवेज की पाइपलाइन अलग, ड्रेनेज पाइपलाइन क्या, जैसा आप फुटपाथ से चलते हो तो फुटपाथ से जो चलते हैं उसके नीचे ड्रेनेज लाइन रहती है, कि अचानक से अगर बारिश हो गई, या फिर उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज क्या होता है कि जब अचानक से बारिश आती है या फिर रेनफॉल होता है या फिर ओवर फ्लडिंग होती है, तो पानी क्या होता है, वो जो फुटपाथ के नीचे की लाइन रहती है वहां से वो पानी बहने लगता है। तो इशू क्या हो रहा है ना, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो हमारे शहरों में बनाई गई है वो बहुत पुरानी हो चुकी है और उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। मतलब बारिश अभी कम समय में इतनी बारिश होती है कि वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी उतने पानी को मैनेज करने में असफल होती है, और अल्टीमेटली ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज भी क्या हो जाते हैं? क्लॉग हो जाते हैं, मतलब ये अटक जाते हैं, या फिर इनमें भी प्लास्टिक वगैरह जो होता है वो फंस जाता है, और बारिश का पानी वहीं पे भी वैसा का वैसा ही जमा रहता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और उसके कारण क्या हो रहा है? अर्बन फ्लडिंग इज बिकमिंग अ वेरी कॉमन इन द रिसेंट पास्ट। मतलब पिछले 5-6 सालों में तो 5-6 क्या 10 साल में तो बहुत सिटीज, चेन्नई भी पानी के नीचे गया, बैंगलोर भी पानी के नीचे गया, बॉम्बे का तो आदत ही है, नागपुर में भी ये सिचुएशन है। मतलब ऐसे ऐसे इलाके भारत के कि जहां पे ये सिचुएशन अर्बन फ्लडिंग की पहले नहीं होती थी, अभी बहुत ही क्या हो रही है, बहुत ही कॉमन चीज ये बनते जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, आप बोल सकते हो कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, ये है वो तो सारी चीजें मैं मानता हूँ,
बट इसके अलावा भी कि जो भी गटर लाइन हमने बनाई है, जो भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हमारी शहरों में बनी हुई है, वो इनसफिशिएंट बनते जा रही है, ठीक है। और उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा, ताकि ये अर्बन फ्लडिंग को क्या किया जा सके, रोका जा सके। मतलब उसके लिए इमीडिएट स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। सो ये फ्लडिंग का सिचुएशन एक्सट्रीम इवेंट में आता है। हरिकेन्स, इंडिया में हरिकेन्स नहीं बोला जाता है, इंडिया में उसको साइक्लोन्स बोला जाता है। हरिकेन्स अमेरिका में बोला जाता है। साइक्लोन्स का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है। पहले तो साइक्लोन सिर्फ बे ऑफ बंगाल से आते थे। शायद से एटमॉस्फेयर का चैप्टर अगर आपका हुआ होगा तो सर ने आपको साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, या फिर नहीं पढ़ाया होगा तो कवर कर लेंगे। बट ज्यादातर भारत में जो साइक्लोन्स आते हैं वो कहां से निर्माण होते हैं, बे ऑफ बंगाल में होते हैं निर्माण, और इंडिया के ईस्ट कोस्ट में आते हैं। स्पेसिफिकली उड़ीसा वगैरह का जो रीजन रहता है ना, वहां पे साइक्लोन का बहुत ज्यादा उसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है। बट अभी अभी रिसेंटली 5-6 सालों की अगर बात करें तो अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स बनना शुरू हो चुके हैं, और उसके कारण जो इंडिया की वेस्ट कोस्ट है, जो अभी तक सुरक्षित मानी जाती थी साइक्लोन्स के इंपैक्ट से, वो भी प्रभावित हो रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शायद से आप लोगों को एक इंसिडेंट में बताता हूँ। पिछले साल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी महाराज का एक स्टैचू बनाया था, ठीक है, और वहां पे साइक्लोन आया था। शायद से उस साइक्लोन का नाम नहीं, बट उस साइक्लोन में बहुत मतलब स्पीडीली जो ये है हवा बह रही थी, और उस साइक्लोन के अंतर्गत वो जो स्टैचू था, वो स्टैचू था वो गिर गया था। तो ये ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं, ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ अगेन क्लाइमेट चेंज। मतलब भारत में भी एक्सट्रीम इवेंट जो है, हरिकेन्स या फिर जिसको भारत में साइक्लोन्स बोला जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ गई है। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, वेरी कॉमन। आइस कैप्स गायब होते जा रहे हैं बेटा। इवन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे जो पहले लोग जाते थे, वहां के जो शेरपा होते हैं, शेरपा मतलब क्या रहता है, एक प्रकार का गाइड रहता है जो माउंटेनियर्स को वहां समिट तक लेके जाता है। तो शेरपा से जब पूछा गया कि आपको माउंट एवरेस्ट 10 साल पहले कैसा था, 20 साल पहले कैसा था और अभी कैसा है, तो वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पे जिस प्रकार पहले बर्फ रहती थी, अभी वो बहुत कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। मतलब क्या, जो आइस कैप्स है वो मेल्टिंग उनका बहुत फास्ट हो रहा है, और ग्लेशियर्स आर आल्सो मेल्टिंग एट अ वेरी रैपिडली स्पीड। आए दिन हम लोग वीडियोस देखते हैं, वो वीडियोस ज्यादातर एक तो अंटार्कटिका का होता है या फिर आर्कटिक रीजन का होता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स का प्रमाण इन दो जगहों पे। तो इस पे ग्लेशियर्स के टुकड़े जो होते हैं, बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं, वो पानी में गिर रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ऐसे वीडियोज आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है हमारे लिए। उसके बाद वाइड स्प्रेड वैनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि क्या हो रहा है बेटा, क्लाइमेट चेंज के कारण हैबिटेट लॉस हो रहा है। मतलब जो प्राणी जहां पे उसका घर रहता था, जो इलाके में वो रहता था, वो हैबिटेट ही अगर चेंज होगा या फिर हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो प्राणी बचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके कारण अलग अलग प्रकार की एनिमल की प्रजातियां क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। और अगेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्लोबल वार्मिंग। बट ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही है, हमारे कारण हो रही है। मतलब नेचुरल तो है, बट उसको इंटेंसिफाई कौन कर रहा है, ह्यूमन इंटेंसिफाई कर रहा है। हमारी एक्टिविटीज के कारण पर्यावरण का नाश होते जा रहा है। देन स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, कि अलग अलग प्रकार की गंभीर बीमारियां बढ़ते जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोरोना। अब कोरोना कहां से आया, कोरोना आप बोलोगे चाइना से आया, बट चाइना में भी कहां से आया, तो जो बैट्स रहता है ना, ठीक है, वो बैट्स के अंदर ये वायरस है, ऑलरेडी उनके बॉडी में रहता है, ठीक है। अब बेटा इंसान अभी तक ना जंगल के अंदर अभी तक नहीं गए थे हम लोग, बट अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसमें यह हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करने के चक्कर में अभी तक तो सिर्फ हम लोग शहर के आजू बाजू का जो इलाका था वहां तक हम लोग जंगल वगैरह काटते थे, बट अभी हम लोग डेंस फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट। मतलब उदाहरण के तौर पे अफ्रीका की अगर बात करें तो जो अपनी इक्वेटर है, इक्वेटर के अराउंड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रहता है, और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, वहां तक अभी ह्यूमन गया नहीं था। बट पिछले 5-6 सालों में हम लोग वहां पे भी जा रहे हैं, और वहां से भी पेड़ काट काट के हम लोग वहां पे उसको खाली कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे अमेज़न का जो रीजन है, अमेज़न का जो जंगल है, अमेज़न का जंगल दुनिया का वन ऑफ द सबसे बड़ा और सबसे डेंस जंगल कहा जाता है, और उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। अमेज़न के जंगल को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का लंग है वो। और ऐसे कंडीशन में वहां पे भी क्या हो रहा है, अंदर में, जंगल के अंदर में अभी इंडस्ट्रियल लॉबी पहुंच चुकी है, और जंगल को काटा जा रहा है, और वहां पे प्लांटेशन किया जा रहा है। मतलब ये पाम ऑयल का प्लांटेशन होता है ना,
वो किया वहां पे लगवाया जा रहा है, और जंगल जो जिसको बनने के लिए हजारों साल लगे वो जंगल को काटा जा रहा है। अब बेटा जब ये जंगल को आप अंदर में जाके आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो वहां पे रहने वाले अलग अलग किस्म के जानवर, अलग अलग किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अभी तक जिनका ह्यूमैनिटी के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं था, वो हमारे कनेक्शन में आ रहे। मतलब अभी अभी तक जो वायरसेस, बैक्टीरियाज जो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए, वो जो अभी जंगल में थे, वो अभी जंगल से बाहर निकल रहे हो और ह्यूमैनिटी को एक्सपोज हो रहे, और उसके कारण अलग अलग प्रकार की गंभीर बीमारियां कि जो अभी तक ह्यूमैनिटी ने कभी देखी नहीं, ऐसी बीमारियां अभी हम लोग आने वाले समय में क्या कर रहे हैं, उसका चैलेंज फेस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो कोरोना तो अभी 3 साल पहले ही आया था। ठीक है, अभी तक उसका खतरा गया नहीं है, अभी भी उसके केसेस बढ़ ही रहे हैं, थोड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, और अभी भी ऐसा भी बोला जा रहा है कि और 10 साल में और एक ऐसी आपदा आएंगी और एक कैलेमिटी आएंगी कि जिसमें और एक नया प्रकार का किस्म, नया प्रकार का डिसीज वहां पे उभर के आएगा। और ये सारे डिसीज कहां से निकल रहे हैं? उदाहरण के तौर पे लाइक मलेरिया एक्सेट्रा वगैरह सारे जंगल से आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जंगल के जो प्राणी हैं उनके अंदर ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया सालों साल से रह रहे हैं, उन पर कोई भी निगेटिव इंपैक्ट होता नहीं है। बट जब उनको खाया जाता है, उनसे फिर ये हमारे बॉडी के अंतर्गत आते हैं, और इसके ये डिसीज क्या होता है, स्प्रेड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो स्प्रेड ऑफ डिसीज इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी वाइड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ता है बेटा, तो आपको सबको पता है टेम्परेचर, जहां पे भी टेम्परेचर बढ़ा वहां पे ब्रीडिंग ग्राउंड होता है मॉस्किटोज के लिए। किसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है? जो मॉस्किटो मच्छर होते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है गर्म क्लाइमेट। ठीक है, और ऐसे गर्म क्लाइमेट में मच्छरों की प्रजाति बहुत ज्यादा रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, और मच्छर अगर बढ़ेंगे तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसे गंभीर बीमारियां फैल सकती है बहुत ही रैपिड स्पीड से। उसके बाद ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ कॉमन, आई हैव ऑलरेडी एलैबोरेटेड कि भाई जो कोरल्स है वो क्या करते हैं। कोरल इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन कोरल पॉलिप एंड जूजेंथेली। तो कोरल पॉलिप और जूजेंथेली अलगी रहती है। मैंने इसके पहले भी बताया कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, ओशन का टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो ये जूजेंथेली अलगी मर जाती है, और मर जाती है मतलब कोरल्स अपना कलर लूज करते हैं और अल्टीमेटली मर जाते हैं। सो इसको ही बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ। सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। और अगर कोरल रीफ की ब्लीचिंग बढ़ती है, तो हम लोगों ने ओशन इकोसिस्टम या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ते वक्त हम लोगों ने देखा था कि भाई जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ये वो है अपना क्या कोरल्स है, वो कोरल को क्या बोला जाता है? कोरल को बोला जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। क्या बोला जाता है? रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। और अगर रेन फॉरेस्ट ही अगर गए, मतलब ओशन की प्रोडक्टिविटी ही खत्म हो जाएंगी, और ओशन में जो हमको अलग अलग प्रकार की फिश की या फिर अलग अलग वेराइटी की जो प्रजातियां दिखती है, उसकी भी संख्या कम हो जाएंगी। एंड लास्ट इज लॉस ऑफ प्लैंकटन ड्यू टू वार्मिंग ऑफ सीज। ठीक है, प्लैंकटन मतलब जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, इनकी संख्या भी जो है वो किस पे निर्भर करती है? ओशन के पानी के टेम्परेचर पे निर्भर करती है। और अगर सीज वार्म होते हैं तो क्या होगा बेटा? ये प्लैंकटन की भी संख्या कम होते जाएंगी। और अगर प्लैंकटन की संख्या कम होगी, तो आपको सबको पता है फूड वेब और फूड चेन में एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर बात करें, तो शुरुआत कहां से होती है? फाइटोप्लैंकटन से होती है। अगर इनकी संख्या अगर कम होगी, तो बाकी की जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उस पे उनका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। और पूरी की पूरी जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स हमको ओशन में मिलती है, उनकी संख्या कम हो जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच मे हैपन। ठीक है, विच मे हैपन, एंड अमंग देम सम ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी हो रहा है, और अगर इसको नहीं रोका गया, कम नहीं किया गया, तो और इसकी इंटेंसिटी और इसकी स्पीड क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत फेस, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझा बेटा? ऑनलाइन में किसी को डाउट है यहां तक? एनीबॉडी? डाउट है क्या? हाँ है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। समझा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है? ठीक है, और व्हाट आर द इम्पैक्ट? उसके बाद उसके बाद अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। तो जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है। क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस।
बट क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज द स्पीड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज्ड अ लॉट, और उसके कारण क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर का अर्थ का जो क्लाइमेट है वो बहुत रैपिडली चेंज होते जा रहा है। अगेन ग्लोबल वार्मिंग की जब भी बात आती है तो जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो ये नेचुरल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है, दैट इज नोन एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने पहले आपको बताया था कि एक ग्लास का हाउस रहता है, मतलब जहां पे जैसा यूरोपियन कंट्रीज है या फिर बर्फीला प्रदेश जो होते हैं वहां पे खेती नॉर्मली नेचुरली खेती नहीं की जा सकती, तो ऐसे कंडीशन में वहां के किसान क्या करते हैं, ग्लास चेंबर खड़ा करते हैं और वो ग्लास चेंबर के अंतर्गत खेती की जाती है। मतलब वहां पे आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाता है, सूरज की रोशनी अंदर तो आती है बट बाहर नहीं निकलती है, मतलब हीट को ट्रैप किया जाता है, उसको बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कंसेप्ट हमने कहां से सीखा, तो वी हैव एक्चुअली लर्न दिस कंसेप्ट फ्रॉम द नेचर, हमने नेचर से ही सीखा है। बिकॉज नेचर में भी जो इफेक्ट होता है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है, दैट इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस के कारण ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन होता है उसको, उन गैसेस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। So the greenhouse effect is the way in which heat is trapped close to Earth's surface by greenhouse gases. ठीक है, क्या बोला गया, greenhouse effect is the way in which heat is trapped close to Earth's surface by greenhouse gases. तो greenhouse gases के माध्यम से क्या किया जाता है, अर्थ के सरफेस पे हीट ट्रैप की जाती है और ट्रैप करने के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। These heat trapping gases can be thought of as a blanket wrap around earth keeping the planet toastier than it would be without them। अगर मान लो ये गैसेस, ये क्लाउड्स जो हमको दिखते हैं, अगर ये नहीं रहते तो क्या होता, अगर ये क्लाउड्स नहीं रहते ना बेटा, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस रहता। कितना रहता, -17 डिग्री सेल्सियस रहता, मतलब सूरज होने के बावजूद भी उससे निगेटिव में मतलब बिलो 0 डिग्री सेल्सियस रहता। तो ये जो बादल दिखते हैं, ये बादल क्या है, These are the clouds of different gases. So ये different gases क्या रोल प्ले करती है, ये different gases सूरज से जो भी रोशनी अर्थ पे आती है उसका certain segment, certain heat is trapped by these gases around earth। और ये जो gases हमारे पूरे अर्थ को सराउंड की गई है, एक प्रकार ये ब्लैंकेट है कि which protect earth from the कूलिंग इफेक्ट, और ये हमको गर्म रखने में मददगार साबित होती है। तो द हीट ट्रैपिंग गैसेस कैन बी थॉट एज अ ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अर्थ, मतलब अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट क्यों लेते हैं, गर्म ही रखने के लिए। तो उसी प्रकार का ये जो एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है, ये क्या है, ये अर्थ का ब्लैंकेट है जो अर्थ को क्या करता है, टेम्परेचर उसका मेंटेन करने में मदद करता है, कीपिंग द प्लैनेट टोस्टियर देन इट वुड बी विदाउट देम। इनकमिंग सोलर रेडिएशंस एंटर्स इनटू अर्थ, ठीक है, जो सूरज की रोशनी है वो अर्थ के अंदर तो आती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट वेव रेडिएशन, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एंड रेडिएटेड बैक इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग वेव रेडिएशन, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। देखो, जितनी भी सूरज की रोशनी अर्थ पे आती है उसमें की कुछ 50% रोशनी अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है और 50% रोशनी बाहर से बाहर क्लाउड रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जनरली वो कैसे करता है, क्या करता है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो आपको ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है हीट बजट, इसको बोला जाता है हीट बजट ऑफ अर्थ। दिस टॉपिक विल बी टॉट बाय नीलेश सर, ठीक है। तो हीट बजट में आपको प्रॉपर परसेंटेज वाइज बताएंगे कि कितना होता है, क्या होता है, बट यहाँ पे हम लोग रफली समझ लेते हैं, ठीक है। सो सूरज की रोशनी जो अर्थ पे आती है वो किस फॉर्म में आती है, लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन को ही बोला जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। याद करो, 2 लेक्चर के पहले हम लोग रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जब पढ़ रहे थे, तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के वक्त मैंने आपको एक चार्ट दिया था, उसमें अलग अलग प्रकार की रेडिएशंस थी। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था 2 प्रकार में, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं कहाँ पे आते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग के बीच में आता ही। मतलब जनरली मेजर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग है, मतलब हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। सो ये ज्यादातर कौन सी रेडिएशंस होती है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस। उस प्रकार से सूरज की रोशनी अर्थ के अंदर आती है और अर्थ उसमें का कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ रिफ्लेक्ट करता है। तो जो रिफ्लेक्ट करता है उसको बोला जाता है रेडिएटेड बैक इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग वेव रेडिएशन, दैट इज लॉन्ग वेव रेडिएशन को बोला जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन, उसके फॉर्म में वो एमिट किया जाता है, ठीक है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अर्थ जो हीट रिफ्लेक्ट करता है
उसमें का सर्टन हीट जो क्लाउड्स रहते हैं, जो क्लाउड्स में जो गैसेस है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। द ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एंड री एमिट दिस एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन वार्मिंग द अर्थ सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर। तो ये जो भी सूरज की रोशनी अंदर आ रही है वो अंदर आने के बाद कुछ एब्जॉर्ब की जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट की जाती है। जो रिफ्लेक्ट की जा रही है उसमें का सर्टन सेगमेंट कौन एब्जॉर्ब करता है, ये जो गैसेस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बाकी का बचा हुआ हीट की रेडिएशन बाहर स्पेस में वापस चले जाते हैं और उसके कारण अर्थ का सरफेस और उसका लोअर एटमॉस्फेयर वार्म रहता है। ठीक है, अगर ह्यूमन रोल की बात करें तो क्या हो रहा है, अगेन दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ऑल्सो अ नेचुरल फिनोमेना। जिस प्रकार मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस नेचुरली हो रही थी। जब इंसान पोल्यूशन नहीं कर रहा था तब भी हो रही थी, बट अभी क्या है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन रोल। ठीक है, ह्यूमन रोल मतलब एंथ्रोपोजेनिक रीजन, there is a substantial increase in carbon dioxide in last 2 decades due to the industrial revolution। इसलिए 2 दशकों में, ठीक है, 2 दशकों में क्या हुआ है, 20 सालों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत रैपिडली ग्रो किया है, नॉट ओनली इन वेस्टर्न कंट्री बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है। और इसमें भी और अलग अलग कारण क्या है, इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन, deforestation, burning of fossil fuel, etc. So these are the other reasons for the emission of carbon dioxide। ठीक है, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, CO2 क्या है, एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा द प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस आर, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम लोगों ने ओजोन डिप्लीशन के वक्त CFC के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, CFC, HCFC, ठीक है, HFOs क्या है अभी जो यूज किए जा रहे हैं, ये सारा हमने देखा था। उसके बाद मीथेन इज ऑल्सो है द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और इनके अलावा वाटर वेपर। कौन, वाटर वेपर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, वाटर वेपर भी क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में मदद, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, ये हीट बैलेंस कैसे मेंटेन होता है अर्थ का, तो नंबर वाइज जाते हैं। पहले नंबर में क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ में आ रही है। ठीक है, सो द सन्स रेडिएशन ट्रेवल्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, अब ये अर्थ के तरफ आज आ गई, अर्थ के तरफ आ गई तो इसमें से क्या होगा, जो बादल है ऊपर के अबाउट हाफ इज रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब बाय क्लाउड्स एंड द एटमॉस्फेयर। जो आधी है वो रिफ्लेक्ट की जाएंगी या फिर एब्जॉर्ब की जाएंगी, और बची हुई रेडिएशन कहां पे आएंगी, द रेस्ट रीचेस द अर्थ वेयर इट इज एब्जॉर्ब बाय ओशंस एंड लैंड। ठीक है, अब यहां से जो भी इन्होंने एब्जॉर्ब किया है ओशन और लैंड से, उसमें का कुछ हिस्सा बाहर रिफ्लेक्ट किया जाएगा। द अर्थ ऑल्सो रिलीजेस हीट बैक टुवर्ड्स स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, और उसके बाद ये जो रेडिएशन अर्थ ने या फिर लैंड ने या फिर ओशन ने रिफ्लेक्ट किया है, इसमें का सर्टन सम ऑफ दिस हीट पासेस डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर बट मोस्ट ऑफ इट इज कैप्चर्ड एंड रिटेन्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब जो क्लाउड्स वगैरह रहेंगे क्या करेंगे, जो अर्थ रिफ्लेक्ट कर रहा है सूरज की रोशनी को, उसमें का सर्टन मेजर सेगमेंट कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लाउड्स एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब क्लाउड्स में डिफरेंट प्रकार के जो ग्रीन हाउस गैसेस रहते हैं वो अर्थ हीट को ट्रैप करके रखते हैं, और उसके कारण जो एटमॉस्फेयर का एक सराउंड एक ये है, एटमॉस्फेयर का एक कवरिंग है अर्थ को, उसके वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ाने में, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। तो इस प्रकार क्या होता है बेटा, इस प्रकार सूरज की रोशनी भारत अर्थ पे आती है, उसमें का 50% एब्जॉर्ब की जाती है, 50% रिफ्लेक्ट की जाती है। जो 50% रिफ्लेक्ट की जा रही है उसमें का सर्टन क्लाउड्स कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो 50% हीट एब्जॉर्ब की जा रही है जमीन और ओशन में, उसमें से भी कुछ एनर्जी स्पेस में रिलीज की जाती है। उसमें जब ये रिलीज की जाती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, और ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन रहता है उसमें मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन गेट्स एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड्स व्हिच आर सराउंडिंग अर्थ, और वो उसके कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, अर्थ वार्म रखने में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मददगार साबित होता है इस तरीके से। ठीक है, समझा बेटा, ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो। तो दिस इज द एक्चुअल। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज वगैरह क्यों नहीं डाले, अगर परसेंटेज डाल दो तो बहुत कंफ्यूजिंग होता। तो आप समझ लो कि इतनी ये सूरज की रोशनी यहाँ से अर्थ पे आती है
अर्थ पे आने के पहले ही कुछ बाहर से ही क्या होती है, जो क्लाउड्स रहते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और बची हुई 50% अर्थ पे सरफेस पे आती है। सरफेस पे क्या रहता है, जमीन रहेगी और ओशन रहेगा, वो एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें क्या सर्टन सेगमेंट ये रिफ्लेक्ट करेंगे। जो रिफ्लेक्ट करते हैं तो द अर्थ ऑल्सो रिलीजेस बैक इनटू द स्पेस, उसमें का सर्टन सेगमेंट जो रहता है, सम ऑफ द हीट पासेस डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर, कुछ हीट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चली जाती है, या फिर कुछ मेजर जो होता है कौन ऑब्जर्व करता है, जो क्लाउड्स रहते हैं सराउंडिंग द अर्थ वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके कारण क्या होता है बेटा, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद साबित होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा ऑनलाइन में? समझा है? हाँ बोलो, नहीं समझा है ना बोलो। समझा है? सी अगेन इट इज अ क्या ये चीजें जो है ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह इसके बारे में जो बता रहा हूँ, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये ध्यान में रखना। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये कुछ नया नहीं आपके लिए, आपने ऑलरेडी ये नाम बहुत बार सुना है, ठीक है। इन 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, 6 एनसीईआरटी में भी है और स्टेट बोर्ड की किताबों में भी ये सारे कंसेप्ट हमने वहां पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अब नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैंने अभी बताया कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये नेचुरली होता था, इट इज अ नेचुरल फिनोमिना एंड हैज बीन अकरिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, ठीक है। ये नेचुरल फिनोमिना है और अर्थ पे कब से हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर में हो रहा है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो वाटर वेपर एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये वाटर वेपर जो रहते हैं, जो पर्यावरण में या फिर एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सो ये भी क्या काम करते हैं, हीट एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। सो वाटर वेपर एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ वाटर प्रेजेंट टुगेदर दीज प्रोड्यूस 95% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस वार्मिंग। मतलब ये दोनों मिला के ही कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरली प्रोवाइड करते हैं, 95%। और इसमें थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर आर मेंटेन एट अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब नेचुरल तरीके से कितना, पूरे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अगर आप निकालो तो 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है। अगर ये नहीं रहता, विदाउट दिस फिनोमिना, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर माइट हैव बीन अराउंड -17 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहता नेचुरली तो क्या होता, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना निकलता, -17 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको हर जगह पे बर्फ ही बर्फ नजर आती, ठीक है। और एग्रीकल्चर करना ऐसे कंडीशन में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, वाटर वेपर एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, दे प्ले ऑलमोस्ट 95% रोल। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो नेचुरली आता है वो, ठीक है। सो दीज आर द नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। अगर अभी की बात करें, अभी की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसका भी इंपैक्ट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और बढ़ने का कारण क्या है, बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का क्यों बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली भी एग्जिस्ट करता था, बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, फॉसिल फ्यूल बर्निंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण पर्यावरण में बढ़ते गया, और उसके कारण ये क्या बन गया, ग्रीन हाउस गैसेस का बिगेस्ट ओवरऑल कंट्रीब्यूटर बन गया है। इट इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत क्या है कि बाहर से जो सूरज की रोशनी आती है, मतलब स्पेस से जो सूरज की रोशनी आती है, ये इसको अंदर तो जाने देता है, बट जब रिफ्लेक्ट होता है तो वो बट ओपेक टू द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मतलब जमीन जब रिफ्लेक्ट करती है सोलर रेडिएशन को, तो वो उसको ट्रैक कर लेता है, बाहर जाने नहीं देता है, और उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, रैपिडली बढ़ते जा रहा है, ठीक है। दे आर एफिशिएंट एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अच्छा एफिशिएंट एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब अर्थ की रेडिएशन अल्ट्रावायलेट फॉर्म में अंदर आती है, सॉरी सूरज की जो ये है सोलर की जो रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट फॉर्म में अंदर आती है, और रिफ्लेक्ट किस फॉर्म में होती है, इंफ्रारेड फॉर्म में बाहर जाती है स्पेस में। तो ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है। सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब ये बाहर से जो रेडिएशन आ रहे हैं सूरज की, उसको अलाउ करता है, बट अंदर से जो बाहर जाने वाली रेडिएशन है उसको रोकता है, और एक प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाता है। तो नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज पार्ट ऑफ अर्थ कार्बन साइकिल, बट ह्यूमंस आर एडिंग मोर, ठीक है, बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। जब द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन
एनवायरमेंट इज ग्रोइंग डे बाय डे। ठीक है, मोर CO2 अगर रहेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो भाई अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है सालों साल, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण मेंटेन किया जा रहा है। बट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अगर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मतलब अर्थ का टेम्परेचर रैपिडली बढ़ रहा है, और इसके कारण टेम्परेचर अगर अर्थ का बढ़ रहा है तो वार्मर एटमॉस्फेयर एंड वार्मर ओशन, ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। मतलब एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और इसके कारण क्या क्या चीजें हो सकती है? एक तो थर्मल एक्सपांशन हो सकता है। थर्मल एक्सपांशन के कारण सी लेवल राइज हो सकता है। मतलब जो ग्लेशियर्स वगैरह जो है, जहां पे पानी स्टोर्ड है सालों साल से, वो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, थर्मल एक्सपांशन होगा। थर्मल एक्सपांशन के कारण क्या होगा? ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी समुद्र में जाएगा, हिमालय पिघलता है तो वहां का पानी नदियों में जाएगा, नदियों का पानी ओशंस में जाएगा। मतलब सी लेवल राइज अल्टीमेटली क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, लार्जर हरिकेन्स, मतलब जो साइक्लोन्स है, अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है बेटा तो अलग अलग इलाकों में जहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता था वहां पे भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और साइक्लोन जिस ओशन में, जहां पे जिस इलाके में टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं, वहां पे साइक्लोन बनने के लिए बहुत मतलब अच्छी सिचुएशन रहती है। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब आपको दुनिया के ओशंस के अलग अलग इलाकों में साइक्लोन्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा बेटा? मोर इवेपोरेशन विल हैपन। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ लेक्स, इवेपोरेशन ऑफ रिवर, इवेपोरेशन ऑफ ओशन। जितना पानी का इवेपोरेशन होगा उतना ऊपर जाके वाटर वेपर का प्रमाण बढ़ेगा। वाटर वेपर का प्रमाण बढ़ता है तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन अगर ज्यादा बढ़ता है तो रेनफॉल क्या होगी? बहुत ज्यादा होगा। सो मोर रेन विल हैपन। ठीक है, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, उसके बाद चौथा, इंक्रीज स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ओशंस विल बी लेस प्रोडक्टिव। मतलब ओशंस के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो इकोसिस्टम सर्वाइव होती है, ठीक है, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है उसके हिसाब से, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब वो स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ओशन की प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है? कम हो सकती है बहुत रैपिड तरीके से। तो दीज आर द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और स्पेसिफिकली CO2 के। उसके बाद मेन सोर्स क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में एमिट किया जाता है। सो उसमें कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। जनरली ज्यादातर जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक तो आप बोलोगे कि सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, वो अलग। बट इंडस्ट्रीज में जो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो फॉसिल फ्यूल यूज इस्तेमाल किया जाता है वो। तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जैसा भारत की अगर बात करें तो भारत में आज भी हमारी 65 to 70% जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है वो कहाँ से आती है बेटा? कोयले से आती है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें का 65 to 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है? कोल फायर पावर प्लांट से आ रहा है। मतलब थर्मल पावर प्लांट से उतनी बिजली बनाई जा रही है। तो आप सोचिए मतलब क्या है, अगर उतना कोयला जलाया जाएगा तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होगा। और ये जितने भी गैसेस मैंने आप अभी तक बोले हैं, ये सारे गैसेस क्या है बेटा? हार्मफुल है। और ये सारे गैसेस ग्रीन हाउस गैस के इसमें कैटेगरी में आते हैं। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, अगेन ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आल्सो एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है वो भी क्या एमिट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन करती है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इंडस्ट्रीज में, उससे भी क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड अदर केमिकल्स। तो इनके भी कारण क्या हो रहा है कि पर्यावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। सो नई टेक्नोलॉजीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड चेंजिंग बिहेवियर। सो दीज आर सर्टन रीजंस कि जिसके कारण क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है तो नई टेक्नोलॉजीज में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जितनी आबादी बढ़ेगी उतना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो वैसे ही बढ़ रहा है। दूसरी, जितनी आबादी बढ़ रही है उतना खाने को भी उसको देना पड़ रहा है। ठीक है, उतनी चीजें उसको ज्यादा लग रही है, मतलब उतना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, यस इकोनॉमिक ग्रोथ इज हैपनिंग, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है मतलब उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में ज्यादा का छोड़ा जा रहा है। एंड चेंजिंग बिहेवियर, चेंजिंग बिहेवियर मतलब जैसे मैंने बताया कि पहले इंसान वॉकिंग डिस्टेंस के लिए पैदल जाता था,
हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट 1-2 किलोमीटर तक अगर डिस्टेंस रहता तो इंसान पैदल जाता था। अभी ये आदत हमारी चली गई है। अभी आप इवन आपके बगल में क्यों ना होने दो, हम लोग गाड़ी से ही जाते हैं, और गाड़ी से अगर आप जाते हो तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर इलेक्ट्रिक बाइक से भी जाते हो तो भी क्या है, वो भी पोल्यूशन है, बिकॉज आपकी अगर इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी पे, और अगर जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आ रही है वो बन रही है कोयले से, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, यू आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो अल्टीमेटली आप पोल्यूशन तो कर ही रहे हो, फिर भले आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाओ या फिर आप फॉसिल फ्यूल या फिर पेट्रोल वाली बाइक चलाओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये चेंजिंग बिहेवियर जो है, इट इज ऑल्सो लीडिंग टू द emission, increase in emission of a carbon dioxide. So these are the different sources. उसके बाद जो नेचुरल और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस आता है, दैट इज वाटर वेपर. वाटर वेपर इज द वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, constituting between 0.02% and 4% of the total volume in cold, dry and humid tropical climate respectively. मतलब वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन है वो पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे, ठीक है, और जनरली कितने रेंज में रहता है, जितना भी गैसेस है उसमें 0.02% से लेके 4% तक कंसंट्रेशन वाटर वेपर का हो सकता है. ठीक है, तो वाटर वेपर इज वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कंस्टिट्यूटिंग बिटवीन 0.02% एंड 4%. और ज्यादातर जहां पे कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहां पे वाटर वेपर का प्रमाण ज्यादा होता है. वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वाटर वेपर का प्रमाण क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा. ठीक है, like carbon dioxide, water vapor plays a significant role in insulating action of the atmosphere. अभी हमने 2 स्लाइड्स पहले क्या देखा कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता था उसमें प्रमुख रोल कौन प्ले करता था, वाटर वेपर एंड वाटर ड्रॉपलेट्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थे, वो भी रोल प्ले करते थे, बट प्रमुख रोल. इट एब्सॉर्ब नॉट ओनली अ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इंफ्रारेड और हीट एमिटेड बाय द अर्थ ड्यूरिंग नाइट्स, बट आल्सो अ पार्ट ऑफ द इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन विजिबल एंड यूवी. मतलब ये वाटर वेपर की खासियत क्या है, जैसा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सूरज से जो रोशनी बाहर से आती है उसको तो अंदर जाने देता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, बट जो अर्थ रिफ्लेक्ट करती है बाहर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब करता है. बट वाटर वेपर क्या करता है, जो बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी है उसको भी एब्जॉर्ब करता है, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है. So it absorbs not only the long wave terrestrial radiation, that is infrared, which are emitted by Earth back to space, but also a part of incoming short wave solar radiation, that is visible and UV radiation. तो इसके लिए इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. ठीक है, मतलब आने वाली सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसको भी एब्जॉर्ब कर रही है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट की जा रही है अर्थ से उसको भी, दोनों भी जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर रही है, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ाती है. ठीक है, उड़ाओ इस सवाल को. व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस? क्या आंसर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. बताइए क्या आंसर है बेटा? डी. ठीक है, चलो. ठीक है, तो यहाँ पे बताया द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण जो हवा में बढ़ते जा रहा है उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है. तो क्यों? पहला क्या है, वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटर्न्स इट. नहीं, ये तो है ही नहीं.
द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, ऐसा कहाँ पे मैंने बोला नहीं। ऑल द सोलर रेडिएशन, ये भी नहीं बोला है। ऑल मतलब क्या, इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी, ऑल में सब आ जाएंगे। ऑल सोलर रेडिएशन कौन एब्सॉर्ब करता है, वाटर वेपर, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि वाटर वेपर जो इनकमिंग रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको भी अब्सॉर्ब करता है, और आउटगोइंग जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको भी अब्सॉर्ब करता है। सो ये नहीं, आंसर क्या है, डी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या, किसको, कौन सी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करता है, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ अ सोलर रेडिएशन विच इज एमिटेड बैक बाय टेरेस्ट्रियल बाय अर्थ टू द स्पेस। जो भी अर्थ जो है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज जो है, जैसा लैंड, ओशन हो गया, ये जो रिफ्लेक्ट करते हैं बाहर, ये रिफ्लेक्शन जो निकलता है इसमें का सर्टेन सेगमेंट कौन एब्सॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन CO2 एब्सॉर्ब करता है। सो इसका करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद द थर्ड गैस इज मीथेन। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर वेपर, बट वाटर वेपर का कंसेंट्रेशन चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। और अल्टीट्यूड के हिसाब से भी देखा जाए तो वाटर वेपर का कंडीशन, वाटर वेपर का कंसेंट्रेशन कम होता है। मतलब जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे वैसे वैसे वाटर वेपर का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट गैस इज मीथेन। नेक्स्ट गैस कौन सी है बेटा, मीथेन। अगेन मीथेन इज CH4, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर CO2, ठीक है। CO2 के बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस मीथेन। इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस गैस दैट इज लाइटर देन एयर। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, मतलब ये कितना अर्थ को, कितना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा सकती है, कोई भी गैस अर्थ का टेम्परेचर जितना बढ़ा सकती है उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। द 20-year ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मीथेन इज 84। मतलब अगर 20 साल ये गैस अगर हवा में रहती है तो ये अर्थ का टेम्परेचर 84 से बढ़ा सकती है। दैट इज ओवर 20-year पीरियड इट ट्रैप्स 84 टाइम्स मोर हीट पर मास यूनिट देन CO2। इट इज अ मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन CO2। मतलब क्या है कि अब ये जो ग्रीन मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस दोनों भी चीज करती है। ये क्या कर रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गैस है, और दूसरा ये अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में भी उतनी ही इफेक्टिव है, एंड फार मोर इफेक्टिव देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना, द 20-year ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ मीथेन इज 84। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो निकाला जाता है हर गैस का, वो किसके कंपैरिजन में निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कंपैरिजन में निकाला जाता है। दिमाग में डाल लेना, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अलग अलग गैस का अलग अलग निकाला जाता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसके कंपैरिजन में निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में निकाला जाता है। सो 20 साल अगर मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में रहती है तो वो कितना पोल्यूशन करेंगी, कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उसका है 84। इसका मतलब है कि अगर ओवर अ 20-year पीरियड इट ट्रैप्स 84 टाइम्स मोर हीट पर मास यूनिट देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ये ग्रीन हाउस गैस भी है, और दूसरा इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। मतलब जितने लंबे समय तक ये गैस अगर पर्यावरण में रहती है तो उतना टेम्परेचर अर्थ का क्या करेंगी, और बढ़ाएंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल है। However, its lifetime in the atmosphere is much shorter than CO2। इसका जो लाइफ स्पैन रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम रहता है। ये अच्छी बात है, मतलब ये हानिकारक तो है पर्यावरण के लिए, बट कार्बन डाइऑक्साइड से इसका लाइफ स्पैन कम होने के कारण ये डिसिपेट हो जाती है, ठीक है। अब मीथेन के नेचुरल सोर्सेस कौन से है, तो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है बेटा एनिमल रियरिंग। सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स कौन सा है, एनिमल रियरिंग या फिर एग्रीकल्चर। ये जो दो सोर्सेस है, एग्रीकल्चर और पशुपालन करना, यहां से ज्यादातर क्या होता है, मीथेन गैस का एमिशन होता है, ठीक है। आप लोग बहुत बार देखते होंगे कि किसी के घर पे गाय वगैरह होंगी गांव में वगैरह, तो आपको पता होगा गाय की ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग मतलब जैसा हमको गैसेस होती है ना, वैसे गाय को भी गैसेस होते हैं। तो कभी देखना जब गाय को गैसेस होते हैं तो उसका पेट फूल जाता है। तो जब पेट फूलता है तो जो वेटरनरी डॉक्टर आता है वो क्या करता है, वो उसके पेट पे एक होल करता है, छोटा सा होल करता है, फिर इंजेक्शन मार देगा और वो गैस को बाहर आने को एक रास्ता बनाता है। और कभी बहुत सारे वीडियोस ऐसे अवेलेबल है यूट्यूब पे कि आप देखना ब्लोटेड काउस करके, तो वहां पे वो फिर वो डॉक्टर क्या करता है, लाइटर लेता है और उसके जहां से वो गैस निकलती है वहां पे वो लाइटर लगाता है और वहां पे वो जलने लगता है। तो बेटा वो कौन सी गैस है, जो ये काऊ या फिर जो अलग अलग ये है, काऊ या फिर हो या फिर ये मैं ये अपना, हाँ काउस, जो काउस से इमिट होते हैं पेट से, तो कौन सी गैस है, मीथेन गैस। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो पशुपालन किया जाता है, ये पशुपालन के कारण भी ज्यादा से ज्यादा मीथेन गैस का इमिशन होता है। तो सबसे पहला है वेटलैंड।
वेटलैंड इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन। ठीक है, जो भी वेटलैंड्स होते हैं, जैसा तालाब होता है, तालाब से भी मीथेन निकलती है, और तालाब के अगल बगल में भी जो छोटे छोटे पानी के लेक, पानी का एक ये होता है, इवन हमारा जो राइस फील्ड्स है, दैट इज ऑल्सो वेटलैंड, उससे भी मीथेन का इमिशन होता है। स्मॉलर अमाउंट थ्रू ओशन, सेडिमेंट्स, वॉल्केनोज एंड वाइल्ड फायर, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो छोटे पैमाने से कहाँ से मीथेन एमिट होती है? ओशन से भी होती है, सेडिमेंट से भी होती है, वॉल्केनोज एंड वाइल्ड फायर, ह्यूमन रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक, अभी मैंने बताया। ठीक है, पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल डाइजेस्टिव प्रोसेस, एनिमल मैन्योर, इनसे भी क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। आपने गोबर गैस सुना होगा, तो गोबर गैस में क्या होता है बेटा? जो गोबर है होता है उसको फर्मेंट किया जाता है और उससे मीथेन निकाली जाती है। ठीक है, सो वो भी एक तरीका है। ग्लोबली द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरली तो वेटलैंड से निकलता था पर उसका प्रमाण कम था, बट ग्लोबली द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ मीथेन एमिशन। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस से भी निकलता है और क्रूड ऑयल से भी निकलता है। वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड बिजनेस, जो भी घर से या फिर बिजनेस से जो कचरा निकलता है उससे भी मीथेन गैस का इमिशन होता है। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखा कल के लेक्चर में, मतलब कल के और उसके पहले के लेक्चर में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो शहर का कचरा एक जगह पे लैंडफिल पे जमा किया जाता है, तो उसमें से मीथेन का भी इमिशन होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, सो इट इज अ नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस है, उसका नेचुरली, इसको अगर आप जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है उससे मीथेन गैस का इमिशन होता है। बट वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन कहाँ पे? एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक होता है, मतलब पशुपालन होता है, उससे ज्यादा मीथेन एमिशन होता है। ठीक है, और नेचुरली मीथेन कहाँ से एमिशन होता है? सबसे ज्यादा वेटलैंड से। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद आते हैं बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस 300 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना हीट ट्रैपिंग क्षमता इस गैस की ज्यादा होती है। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर ग्लोबल कूलिंग गैसेस। ठीक है, देखो नाइट्रस ऑक्साइड के अलग अलग प्रकार है, N2O, NO2, NO। ठीक है, तो इसमें की जो दो प्रकार है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये क्या है? दीज आर ग्लोबल कूलिंग गैसेस। और N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है दैट इज क्लासिफाइड एज greenhouse gas. N2O is greenhouse gas, but NO and NO2 is not a, they are cooling gases. वो अर्थ का टेम्परेचर कूल करने में मदद करते हैं। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर over 70% of nitrous oxide emission in the Indian environment, of which 77% is contributed by fertilizer, mostly यूरिया। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन कौन सा सेक्टर करता है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। और उसमें का भी कौन सा ये कंपोनेंट, जो यूरिया फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे ज्यादा भारत में क्या करता है? भारत में नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन होता है। दिस इज द थर्ड लार्ज हाईएस्ट कंसेंट्रेशन आफ्टर CO2 एंड मीथेन। मतलब नाइट्रस ऑक्साइड का कंसेंट्रेशन पर्यावरण में सबसे पहले CO2 का है, उसके बाद मीथेन का, और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड का है। ठीक है, इट कैन लिव इन द एटमोस्फियर फॉर अप टू 125 ईयर्स, 125 साल तक ये गैस अगर एक बार एमिट होती है और पर्यावरण में चले जाती है, तो 125 साल तक ये गैस क्या कर सकती है? पर्यावरण में रह सकती है। मतलब क्या? ये गैस ग्रीन हाउस गैस भी है, और अभी मैंने मीथेन के वक्त क्या बताया था? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? कि वो गैस कितने साल, उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है। तो हमने क्या देखा कि मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा है, बट मीथेन की एक खासियत क्या है कि मीथेन का जो लाइफ स्पैन है वो कम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब मीथेन जल्दी से डिसिपेट हो जाती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये 125 साल तक पर्यावरण में रहता है। मतलब इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज्यादा रहेगा और लाइफ स्पैन भी ज्यादा रहेगा। और जितने लंबे समय के लिए पर्यावरण में रहेगा, उतने लंबे समय के लिए अर्थ का टेम्परेचर क्या रहेगा? ये बढ़ाने के लिए कारणीभूत हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। देखो ना, अगेन नाइट्रस ऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। फिर से N2O, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या? N2O, दिस इज ग्रीन हाउस गैस, बट NO एंड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैस जो है, दीज टू गैसेस आर कूलिंग गैस। ये अर्थ के टेम्परेचर को क्या करते हैं? कूल करने में मदद करते हैं, इतना ध्यान में रखना। तो ये क्या है? दिस इज ग्रीन हाउस गैस।
दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि कभी कभार ऑप्शंस में एमसीक्यू में आपको NO या फिर NO2 दिया जाएगा, बट NO एंड NO2 इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, दे आर अ कूलिंग गैस, उनके कारण अर्थ का टेम्परेचर कम होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है दैट इज ग्रीन हाउस गैस एंड इट हैज अ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। और कितने साल तक N2O पर्यावरण में रह सकती है? लगभग 125 साल तक वो पर्यावरण में क्या कर सकती है? सरवाइव कर सकती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद आते हैं बेटा फ्लोरिनेटेड गैस। कौन सी गैस? फ्लोरिनेटेड। तो ऐसे जो गैस सोर्स है जिसमें फ्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब फ्लोराइड्स नाम के, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता होगा तो पीरियोडिक टेबल 12th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा है, ठीक है। 11 एंड 12th स्टैंडर्ड में हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल में अर्थ पे मिलने वाले सारे जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर, उनका वेट कितना है, सारा वहां पे दिया गया, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल में ना एक सेगमेंट है, एक कॉलम है, और उस कॉलम को बोला जाता है फ्लोराइड्स, मतलब उसमें जो केमिकल्स मिलते हैं उसमें फ्लोराइड्स का प्रमाण होता है। और वो जो फ्लोराइड से बनने वाले जो गैसेस होते हैं उसको फ्लोरिनेटेड गैसेस बोलते हैं। तो आपका होमवर्क है लेक्चर के बाद गूगल पे सर्च करना कि फ्लोराइड्स क्या होते हैं, FLUORIDS, फ्लोराइड्स क्या होते हैं ये सर्च करना, और पीरियोडिक टेबल में देखना कि ये फ्लोराइड्स क्या है, जैसा क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे जो केमिकल्स है ये क्या में आते हैं? फ्लोराइड्स में ही आते हैं, ठीक है। अब सोर्सेस क्या है फ्लोरिनेटेड गैसेस का? सोर्सेस है एल्यूमिनियम एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड सब्स्टिट्यूशन फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फ्लोरिनेटेड गैसेस के सोर्स क्या है? एक तो एल्यूमिनियम एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर जो बनाए जाते हैं आपके जैसा चिप फॉर्मेशन वगैरह जो होता है, दीज आर बेसिकली सेमीकंडक्टर। तो आपके मोबाइल या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो केमिकल्स या फिर जो आईसीस इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह जो रहते हैं जो बनाए जाते हैं वो सारे इस कंपनी में बनाए जाते हैं, उससे भी किसका एमिशन होता है? फ्लोरिनेटेड गैसेस का एमिशन होता है। और उसके अलावा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसको ओडीएस बोला जाता है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को खत्म करने के लिए जो नए प्रकार के सब्सटेंसेस लाए गए उसके कारण भी क्या होता है? ये फ्लोरिनेटेड गैसेस एमिट होती है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मतलब ऐसे सब्सटेंसेस तो क्या करते हैं जिसके कारण ओजोन डिस्ट्रॉय होती है, जैसा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनको क्या किया गया है? इनका प्रोडक्शन कम किया गया है या फिर पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो ये आते हैं सब, और इनके कुछ सब्सटीट्यूट मार्केट में आ गए, जैसा हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन HFO, मैंने पढ़ाया था बेटा, याद करो, HFO करके जो है हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। अब इसमें फ्लोरो है मतलब फ्लोरीन है, तो बेसिकली क्या है? ये है सब्स्टिट्यूट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो इसके कारण भी फ्लोरिनेटेड गैसेस का क्या होता है? एमिशन होता है। दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओनली व्हेन दे आर डिस्ट्रॉयड बाय सनलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। कब रिमूव किए जाते हैं ये फ्लोरिनेटेड गैसेस? जब सनलाइट इनको डिस्ट्रॉय करता है। रिमूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ओनली व्हेन they are destroyed by sunlight and they are most potent and longest lasting type of greenhouse gas। मतलब ये ग्रीन हाउस गैसेस में भी बहुत खतरनाक है, मतलब इनके कारण टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, और दूसरा इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है। मतलब एक बार अगर ये पर्यावरण में गए तो कम से कम 150-200 साल तो ये रहते ही रहते हैं, ठीक है। इनकी 3 कैटेगरीज आती है। 3 कैटेगरीज कौन सी है? पहला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, दूसरा है परफ्लोरोकार्बन, और तीसरा है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SFC जिसको कहा जाता है। ये तीनों भी क्या है? तीनों भी फ्लोरिनेटेड गैसेस एमिशन करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और इसमें ये इनको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के अंतर्गत भी कंसिडर किया जाता है। जैसा HFC है, इसको बैन किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इट इज यूज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, एरोसोल, प्रोपेलेंट, सॉल्वेंट एंड फायर रिटार्डेंट। These are replacement for CFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका रिप्लेसमेंट क्या था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये जनरली रेफ्रिजरेंट, एरोसोल, प्रोपेलेंट, सॉइलेंट और फायर रिटार्डेंट में यूज होता था, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट कन्वेंशन, रिसेंट डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कमिटी, ये भी क्या किया गया है? इसको भी अभी बाहर करके HFOs लाए जाने वाले, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। सो बेसिकली दीज आर व्हाट? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दीज आर ऑल्टरनेटिव टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनको पहले बंद किया, इनको बंद करके इनको लाया गया, बट ये भी क्या एमिट कर रहे? फ्लोरिनेटेड गैसेस एमिट कर रहे हैं। दीज गैसेस आर हाई ग्रीन, देयर पोटेंशियल, देयर ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल इज टू मच एंड देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज आल्सो वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद परफ्लोरोकार्बन,
दे आर बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, उदाहरण के तौर पे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। देन तीसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मैग्नीशियम प्रोसेसिंग एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से एमिट होता है। ट्रेसर गैस फॉर लीक डिटेक्शन एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग सर्किट ब्रेकर बनाते वक्त सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर SF6 का इस्तेमाल किया जाता है और उस प्रकार ये पर्यावरण में आ जाती है बाय एक्सीडेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसेस, मतलब जिनसे ये एमिट होता है। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ द एमिशन ऑफ अ फ्लोरिनेटेड गैसेस। कौन सा? पहला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, दूसरा परफ्लोरोकार्बन और तीसरा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज कहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, स्पेसिफिकली सर्किट ब्रेकर, ट्रेसर गैस फॉर लीक डिटेक्शन, मतलब लीक हुआ है कि नहीं है वो देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका एमिशन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से भी एक बाय प्रोडक्ट करके इसका एमिशन होता है फ्लोरिनेटेड गैस का। देखो, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस जो थे, कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले क्या आया? CFC आया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन था, और हमने देखा ओजोन डिप्लीशन के वक्त रिएक्शन कैसे होती है। क्लोरीन रहा तो क्लोरीन क्या करता है, O3 जो रहता है, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन ऑक्सीजन आइटम जो रहता है उसके साथ में रिएक्ट करता है और ग्राउंड पे ओजोन बनाता है या फिर ऊपर में ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद क्या लाया गया? HCFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो ये था ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी हाई था और ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल भी हाई था। ODP मतलब क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, ODP मतलब क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल, ध्यान में रखो। ODP मतलब ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल और GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल भी ज्यादा था और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी ज्यादा था। उसके बाद आए HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल तो कम था बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। तो फिर इसीलिए इसको तीसरा इसका अल्टरनेटिव लाया गया, दैट इज HFC। ठीक है, ये अभी फिलहाल मार्केट में यूज में है। ठीक है, बट इसको भी अभी रिप्लेस करके काय पे लाने वाले? HFOs पे। HFC का क्या था? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसका ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल वाज 0 बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाज हाई। मतलब अब यहाँ पे ओजोन को तो बचाया गया पर अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ते ही जाएगा। तो इसके लिए अभी जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज HFOs, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। या हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन की खासियत ऐसी है कि इसका ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल 0 रहता है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या रहता है? बहुत कम होता है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस ग्लोबल हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन्स। ठीक है, तो अभी मार्केट में धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे करके जो भी रेफ्रिजरेंट और कूलेंट का इस्तेमाल अभी HFC के तौर पे किया जा रहा है, धीरे धीरे करके रिप्लेस होगा और किसका इस्तेमाल बढ़ेगा? हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन का इस्तेमाल बढ़ते जाएगा कि जिसका ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल भी 0 है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी क्या है? बहुत कम है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो गाइस, वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। कल के लेक्चर में आज तक जितना भी पढ़ाया है और इसके आगे का भी जो पढ़ाऊंगा उस पे सब पे सवाल रहेंगे। सो ये आई विल शेयर द होल स्लाइड्स विथ यू। पूरा जितना भी एनवायरनमेंट अभी तक का हुआ है पूरा प्रिपेयर करके रखो और कल सुबह 11 बजे, ठीक है, सुबह 11 बजे मैं टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप पे। तो जिनको ऑफलाइन में देना है दे में कम टू द एकेडमी, जिनको नहीं देना है वो घर पे भी बैठ के दे सकते हैं। अगेन दे हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। तो दिस इज द लास्ट टाइम आई एम अलाउइंग द टेस्ट फ्रॉम होम। इसके बाद जो भी टेस्ट होंगे, अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन रहता है तो यू मे गिव इट फ्रॉम द होम, बट अदरवाइज यू हैव टू कम हियर एंड अपीयर फॉर द टेस्ट इन एन ऑफलाइन फॉर्मेट। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक से जो भी टेस्ट होंगे वो आपको ऑफलाइन में यहाँ पे आके देने हैं। अभी का ये आखिरी का टेस्ट रहेगा कि आई विल बी अपलोडिंग दिस टेस्ट इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो आपको वैसे देना है, आपको एक शीट पे आंसर चेक करना है, फिर जब मैं एलैबोरेशन या फिर डिस्कशन करूंगा तो उस टाइम पे आपको उसके आंसर आपको बताऊंगा। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ तक जितना पढ़ा है बेटा, किसी को कुछ डाउट है?